हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायरो एजुकेटर्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौतिक विशेषताएं या भौतिक करेक्टरिस्टिक्स, या फिर आप जिसको बोल सकते हैं फिजिकल फीचर्स, कि भारत का जो अर्थ सरफेस है उसका फिजिकल बनावट कैसा है या भौतिक स्ट्रक्चर कैसा है, इसी के बारे में हम लोग मुख्य रूप से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि सबसे पहले कि कितने भागों में आप कह सकते हैं कि भारत के फिजिकल फीचर्स को बांट सकते हैं ना। तो अगर आप देखें यहीं पर, थोड़ा इसको बड़ा ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर समझने के लिए, भौतिक बनावट समझने के लिए आपको इसके पहले पढ़ना पड़ सकता है प्लेट टेक्टोनिक्स, लेकिन वो अभी हम लोग पढ़े नहीं है। फिर भी अगर आप देखें तो भारत की अगर हम स्थिति देखते हैं मैप में, जब आप मैप डाउनलोड करते हैं या फिर वर्ल्ड का मैप देखेंगे, तो वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में भारत के साथ साथ आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप और यूरोप, ये सारी चीज़ें हैं। और आपको पता है कि जो आपको बताया गया था कि जो महाद्वीप है या क्रस्ट वाला पार्ट है वो अलग अलग प्लेटों में विभाजित है, और अलग अलग प्लेटें मेंटिल पर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण से अलग अलग प्लेटों के मिलने से अलग अलग प्लेट मार्जिन का निर्माण होता है, और उन प्लेट मार्जिन पर अलग अलग क्रियाकलापों के द्वारा अर्थ सरफेस पर आंतरिक फोर्स के कारण अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कहीं पर माउंटेन का निर्माण होता है, कहीं पर भूकंप की वजह से कह सकते हैं कि फॉल्ट का निर्माण होता है या फोल्ड का निर्माण होता है। कहीं पर ज्वालामुखी के द्वारा, ज्वालामुखी शंकु के द्वारा ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। अलग अलग आंतरिक या इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण अर्थ सरफेस पर होता है, और उसी स्थलाकृतियों को हम लोग टोपोग्राफिकल या फिर आप कह सकते हैं मेजर फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि किस तरीके की भौगोलिक बनावट है। और इसे हम लोग आज के चैप्टर में मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि भारत के सरफेस का भौगोलिक बनावट या फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा है और उसको कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखें तो आपको पता है कि इंडियन प्लेट, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इंडियन प्लेट का है, और इधर यूरेशियन प्लेट है। कौन सा है? यूरेशियन। और इधर इंडियन प्लेट, इनके ये यहाँ पर मिलते हैं, इनके मिलने से ही यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ है ना, हिमालय का निर्माण हुआ है। और ऐसे ही ये जो प्लेट है ये क्या है? कन्वर्जेंट बाउंड्री है। कौन सा बाउंड्री है? कन्वर्जेंट बाउंड्री। जहाँ पर दो प्लेटें आपस में मिलती हैं वो कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाती है। ठीक, या इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा भी बोलते हैं, तो जिसके कारण से अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर हम इस प्लेट किनारों के बारे में पहले थोड़ा समझ लें, फिर उसके बाद फिजियोग्राफिक कह सकते हैं स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम देखें कि जो प्लेट का मूवमेंट है, प्लेट का जो मूवमेंट हो रहा है, प्लेट लिखा है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट मूवमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट मूवमेंट, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर के जो प्लेट हैं उनका कितने भागों में वर्गीकरण किया गया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्रकार के बाउंड्री का जिक्र किया गया है, और साधारणतः मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्लेटों के मार्जिन होते भी हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री, टू प्लेट्स मूव टुवार्ड्स ईच अदर। उसके बाद डाइवर्जेंट बाउंड्री, टू प्लेट्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मतलब हो गया टू प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर।
अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो सबसे पहले अगर हम कन्वर्जेंट बाउंड्री को समझने का प्रयास करते हैं तो मान लीजिए कि एक प्लेट ये है और उसके साथ साथ दूसरा प्लेट ये। तो जब ये मान लीजिए यह प्लेट इस दिशा में मूव कर रहा है और यह प्लेट इस दिशा में मूव कर रहा है, तो ये प्लेट धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे से टकराएंगे। तो जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं, टकराती हैं, एक ही दिशा में आती हैं, ऐसे प्लेटों के मार्जिन को या बाउंड्री को हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री। यही लिखा गया है, टू प्लेट्स मूव टुवार्ड्स ईच अदर। अगर एक दूसरे की तरफ दो प्लेटें मूव कर रही हैं तो उसे हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। जबकि अगर हम डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करें तो जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में मूव करती हैं, टू प्लेट्स मूव्स अवे, एक दूसरे से दूर। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट ये हो गया आपका और दूसरा प्लेट ये हो गया। मान लीजिए इस प्लेट की मूवमेंट इधर हो रही है, इस प्लेट की मूवमेंट इधर हो रही है। अब यहाँ से ये इधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ इधर जा रहा है, तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर हो रही हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का प्लेट का किनारा है? डाइवर्जेंट बाउंड्री। कौन सा? डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसको हम लोग विनाशात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं, इसको संरचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। विनाशात्मक क्यों बोलते हैं? जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं तो एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे छेपड़ होता है, जिसके कारण से एक प्लेट में ह्रास होता है। जबकि यहाँ पर जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो बीच से नए पदार्थ निकलने से प्लेटों का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम लोग संरचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, जब टू प्लेट हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, जहाँ पर जिस स्थान पर मान लीजिए दो प्लेटें कुछ इस तरीके से मूव कर रही हैं, एक प्लेट इधर से जा रही है, दूसरी प्लेट इसके नीचे हॉरिजॉन्टली रूप में है, इधर जा रही है, इधर जा रही, चाहे इधर ही जा रही है, लेकिन मूव इस किनारे से हो रहा है। न तो ये इधर आ रही है, न तो इधर, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, ऐसे अगल बगल सरक रहा है। तो ऐसे प्लेट किनारों को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्म बाउंड्री। कौन सा बाउंड्री? ट्रांसफार्म बाउंड्री या संरक्षीय प्लेट किनारे। संरक्षीय प्लेट किनारे, इन प्लेट किनारों के सहारे ही अलग अलग फिजिकल फीचर का निर्माण होता है या फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि भारत में फिजियोग्राफिक या फिर कह सकते हैं कि भौगोलिक संरचना कैसा है ना। तो अगर हम भारत के भौगोलिक स्ट्रक्चर को अलग अलग स्थलाकृतियों के आधार पर या धरातलीय बनावट के आधार पर बांटना चाहें तो इसको आप लोग मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहले देखें, तो भारत के सबसे उत्तर में हिमालय है ना। तो आप उसको लिख सकते हैं हिमालयन माउंटेन, पहला पार्ट हिमालयन माउंटेन। उसके बाद जैसे ही आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो हिमालय से जब नदियां नीचे उतरती हैं तो हिमालय के पदीय भाग में फिर मैदानी क्षेत्र है, तो आप कह सकते हैं प्लेन्स हैं, तो इसको हम लोग ईस्टर्न प्लेन बोलते हैं, यानी उत्तरी मैदान, ईस्टर्न प्लेन या उत्तरी मैदान। तीसरा अगर हम देखें तो फिर जब उसके नीचे आप आएंगे तो आपको प्लेटू क्षेत्र मिलेगा ना, साउदर्न प्लेटू या दक्षिणीय पठारी क्षेत्र, इसको हम लोग बोल सकते हैं साउदर्न प्लेटू, ठीक, या दक्षिणीय पठारी क्षेत्र। उसके बाद अगर हम देखें तो ये तीन मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि के ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चर मिलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारीय क्षेत्र। उसके अलावा अगर हम और कैटेगराइज करना चाहें तो फिर भारत के पास कुछ द्वीप समूह भी हैं। क्या है? द्वीप समूह भी है, आइसलैंड ना, आइसलैंड या द्वीप समूह, जिसमें आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को रखा गया है। उसके अलावा हम देखें तो भारत हिंद महासागर के तट पर भी स्थित है,
या हिंद महासागर का तटीय क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि से लगता है, तो जो तटीय स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। तो आप कोस्टल प्लेन को भी इसके अंतर्गत रह सकते हैं। द कोस्टल प्लेन यानी ये तटीय क्षेत्र, द कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान या द कोस्टल एरिया। तो मुख्य रूप से आप भारत के मुख्य भूमि को या स्ट्रक्चर को या धरातली सरफेस को आप देखेंगे तो ये 5 प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यानी आप कह सकते हैं कि जो मेजर फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है भारत को, उसको आप 5 भागों में बांट सकते हैं। अब इसको हमको बारी बारी से देखना है कि कहाँ पर किसकी क्या विशेषताएं हैं और ये कहाँ पर स्थित है, या फिर इसको और कैटेगराइजेशन किया जा सकता है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिमालय से ना। तो मेजर फिजियोग्राफिक में आप देखेंगे तो सबसे पहला पार्ट आपका है द हिमालयन माउंटेन। क्या है? द हिमालयन माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन। ठीक। हिमालयन माउंटेन के देखो तो सबसे पहले हिमालय भारत के उत्तरी भाग में पाया जाता है। यानी अगर हम भारत के मैप को आप लोग खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उसके साथ साथ भूटान, नेपाल जो आप कह सकते हैं दूसरे देश है, या सिक्किम भारत के राज्य की बात करें तो जो उत्तरीय क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से आप देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है या हिमालयी क्षेत्र का विस्तार है ना। तो हिमालय को अलग अलग आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करें तो इस आधार पर नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इन नोन एज हिमाद्री आर द इनर हिमालयाज ना। जो सबसे उत्तरी कह सकते हैं कि उत्तर में जो हिमालय का क्षेत्र है या जो हिमालय का पार्ट है उसको हम लोग हिमाद्री या इनर हिमालय के नाम से जानते हैं। जबकि रेंज साउथ ऑफ हिमाद्री इज नोन एज हिमाचल और द लेजर हिमालय। जबकि जो कह सकते हैं कि हिमाद्री के साउथ में या दक्षिण में है उसको हम लोग लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। जबकि आउटर मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द शिवालिक। जबकि सबसे लास्ट में जो हिमालय का पार्ट है, श्रेणी है, उसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। जैसे भारत के उत्तर में कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पर्वत श्रेणियों का विस्तार हुआ है ना। मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियों का विस्तार हुआ है। तो जो सबसे ऊपर है या सबसे उत्तर में है इसे हम लोग ग्रेट हिमालय या मुख्य हिमालय के नाम से जानते हैं, या फिर इसे को हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हिमाद्री के नाम से। या इसी को हम लोग बृहद हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय सबसे ऊपर वाला पार्ट। ठीक। उसके बाद जैसे उसके दक्षिण में आएंगे तो फिर आपका आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय। लघु हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर हिमालय या आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। इनर हिमालय या आंतरिक हिमालय। ठीक है, इनर हिमालय। और सबसे नई पर्वत श्रेणी या हिमालय का सबसे नया नवीनतम जो श्रेणी है, न्यूएस्ट जो कह सकते हैं कि रेंज है, वो है भारत मतलब कि सबसे साउथ में, जिसको आप लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? शिवालिक। तो इस आधार पर आप देखें, अगर पूरब से पश्चिम ना या उत्तर से दक्षिण हम हिमालय का कैटेगराइजेशन करने का प्रयास करें, वर्गीकरण करने का प्रयास करें, तो उसको इन 3 भागों में बांट सकते हैं। जबकि अगर अगर ये भारत में यही चीज़ें पड़ती हैं, जबकि अगर हम इसके भी दक्षिण में इसके भी उत्तर में देखें तो फिर ट्रांस हिमालय भी मिलता है। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। इसके कह सकते हैं उत्तर में स्थित जो पहाड़ी क्षेत्र है इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं।
जिसमें कराकोरम और लद्दाख की श्रेणियां वगैरह आती हैं, कराकोरम और लद्दाख की ना, तो वो सब ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। जबकि ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, मतलब कह सकते हैं बृहद हिमालय, उसके साथ साथ लघु हिमालय, लघु हिमालय के साथ साथ शिवालिक, शिवालिक या कह सकते हैं सबसे नवीनतम श्रेणी। ठीक, तो ये आप उसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कर सकते हैं। उसके अलावा हिमालय का अगर हम और कैटेगराइजेशन कर रहे तो हिमालय का कैटेगराइजेशन पूरब से पश्चिम भी किया जा सकता है, अलग अलग पार्ट किए जा सकते हैं, अलग अलग पार्ट किए जा सकते हैं, पूरब से पश्चिम भी। तो अगर इस आधार पर हम कैटेगराइजेशन करने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए रीजनल डिवीजन किया गया है, प्रादेशिक विभाजन। हिमालयन माउंटेन का अगर हम प्रादेशिक विभाजन करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लिखा है कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम पश्चिम से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, मान लीजिए ये हिमालय का क्षेत्र है ना, तो अगर ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, तो पश्चिम से उत्तर की तरफ बढ़ने पर सबसे पहले पड़ता है कौन सा हिमालय, सबसे पहले कौन सा पड़ता है, कश्मीर और हिमाचल हिमालय, कश्मीर और हिमाचल हिमालय, कश्मीर और हिमाचल हिमालय। कश्मीर और हिमाचल हिमालय की बात करें तो यह इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र जो है वो कहलाता है कश्मीर और हिमाचल हिमालय। जबकि जैसे ही इसके आप पूरब में बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका सतलज नदी की द्रोणी है, सतलज है, और उसके आगे सतलज नदी से आगे जाएंगे तो फिर यहाँ पर काली नदी पड़ती है। कौन सी नदी, काली रिवर। तो सतलज से काली रिवर के मध्य वाले हिमालयी भाग को हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, कुमायूं हिमालय। यहाँ पर लिखा भी है देखिए, कुमायूं हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, कुमायूं हिमालय सतलज और काली रिवर के मध्य में स्थित है ना। तो सतलज और काली के मध्य वाले क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहते हैं। उसके बाद अगर हम काली के बाद बढ़ें तो फिर आपकी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता, कौन सी है, तिस्ता। तो काली से तिस्ता के बीच वाले हिमालय के पार्ट को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं, क्योंकि यहीं पर मुख्य रूप से आपका नेपाल का क्षेत्र है, तो इसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वो भी लिखा गया है नेपाल हिमालय लाइंग बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर, काली एंड तिस्ता रिवर। और लास्ट में आपका पड़ता है, कह सकते हैं तिस्ता नदी से लेकर, तिस्ता नदी से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश में एक नदी पड़ता है दिहांग, कौन सा पड़ता है, दिहांग नदी। तो तिस्ता से दिहांग, तिस्ता से दिहांग के बीच वाला जो पार्ट है इस हिमालय को हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन सी हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर। ठीक, और उसके बाद वाले पार्ट को जो आप कह सकते हैं कि असम के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे मिजोरम त्रिपुरा, या कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट में पड़ता है, उसे पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कौन सी हिमालय के नाम से, पूर्वांचल हिमालय के नाम से। ठीक, तो ये हो गया आपके हिमालय के रीजनल डिवीजन या रीजनल पार्ट या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो ये तो अभी केवल माउंटेन एरिया की बात हुई, पर्वतीय क्षेत्र की बात हुई। अब अगर हम और फिजियोग्राफी दूसरा जो आपने पढ़ा था, टोटल 5 भागों में बांटा गया है। तो हिमालय के बाद फिर आता है आपका प्लेन, क्या आता है, प्लेन। कौन सा, ईस्टर्न प्लेन। तो ईस्टर्न प्लेन अगर हम देखें, यहाँ पर कोस्टल प्लेन लिखा है, इसको काट लेंगे, ये क्या हो गया, ईस्टर्न प्लेन ना। उत्तरीय मैदान, भारत का उत्तरी मैदान हिमालय के बाद पड़ता है। तो उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा हुआ है, मुख्य रूप से 3 नदियों के द्वारा हुआ है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र।
इंडस मतलब सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस की सहायक नदी है सतलज ना, ठीक है। तो इंडस हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ईस्टर्न प्लेन का निर्माण हुआ है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा इन सब के क्षेत्र पड़ते हैं, जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, ठीक। और अगर आप देखें तो इस मैदान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। इस पूरे मैदान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगर हम पंजाब प्लेन की बात करें तो पंजाब प्लेन हरियाणा और पंजाब वाले एरिया में पड़ता है, जबकि गंगा प्लेन उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, जबकि ब्रह्मपुत्र प्लेन आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल और असम में पड़ता है। असम में मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र का मैदान पाया जाता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं। आप देखिए जो भी नाम आपको दिखे गए हैं वो सब नाम आप मैप में ढूंढिए। मैं आपको मैप में दिखा भी सकता हूँ, लेकिन फिर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो और आपको शायद हम दिखा के चले जाएँ, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैप लीजिए और मैप में रीडिंग करने का प्रयास करिए। मैप में ये सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करिए कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं। एक एटलस ले लीजिए और एटलस में देखिए कि भारत के उत्तर का फिजिकल बनावट कैसा है, हिमालय के कौन कौन से क्षेत्र हैं और किस राज्य में है। उसके बाद फिर आपके राज्य के नाम भी बताए ही जा रहे हैं, तो उनको देखिए कहाँ पर कौन सा राज्य है और वहाँ का फिजिकल बनावट या फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न प्लेन, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बाद जब आप नीचे आते हैं दक्षिण में, मध्य प्रदेश के नीचे वाले एरिया में कह सकते हैं, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन क्षेत्रों में आते हैं, तो वहाँ पर फिर आपका आता है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू या कह सकते हैं साउदर्न प्लेटू। कौन सा? दक्षिणीय पठारीय क्षेत्र, दक्षिणीय पठारीय क्षेत्र, ठीक है। तो अगर हम पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो पठारी क्षेत्र को भी मुख्य रूप से आप देख रहे हैं 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका डेक्कन प्लेटू और दूसरा आपका है सेंट्रल हाईलैंड। डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड, जबकि इसके भी अलग अलग कैटेगराइज कह सकते हैं कि वो है। इसी में आपका छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन ना, उसके बाद मैसूर का पठार, बेंगलोर का पठार, इसके भी कई सारे सब डिवीज़न हैं, कई सारे सब डिवीज़न हैं। लेकिन आपको मुख्य रूप से 2 चीज़ों को अगर आप अभी क्लास 9th में जानते रहेंगे तो पर्याप्त है, आगे की क्लास में आपको और जानकारी प्राप्त होगी। तो अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं ना, तो डेक्कन प्लेटू से लगा हुआ आप कह सकते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यानी कि जो भारत का नीचे वाला ये हिस्सा है, ये हिस्सा ही डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत आता है ना। जबकि अगर हम देखें सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट्स, तो सेंट्रल हाईलैंड का पास इसके ऊपर ही पड़ता है, जिसमें आप मालवा का पठार, मालवा का पठार भी है। मालवा के पठार के बाद छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। ये सारे क्षेत्र आपके इस पठारी क्षेत्र में आते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अगर हम बड़ा बना देते हैं तो शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे ये मान लीजिए भारत है, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपका, यही आपका डेक्कन प्लेटू है। क्या है? डेक्कन प्लेटू। जबकि इसके ऊपर यहाँ मालवा का पठार है और इधर आप देखेंगे तो छोटा नागपुर का पठार है इस क्षेत्र में, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो इस क्षेत्र में यहीं पर आपका छत्तीसगढ़ बेसिन है। क्या है? छत्तीसगढ़ बेसिन, जो कोयले के निक्षेप के लिए कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस आधार पर हम देखें तो ये इधर प्लेटू वाला क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, इसके ऊपर मैदानी क्षेत्र है और इसी के ऊपर फिर आपका पर्वत वाला क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप किसी भी मैप में देख सकते हैं। तो अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं तो डेक्कन प्लेटू जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों से लगा हुआ है। ये आपका ईस्टर्न घाट है, ये आपका वेस्टर्न घाट है। ये आपका उत्तरी घाट, पूर्वी घाट और ये आपका पश्चिमी घाट। जबकि सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार इसके जस्ट ऊपर है। ये सेंट्रल हाईलैंड के रीजन में आता है, ठीक है।
उम्मीद है कि आप ये भी रीजन समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है। आगे अगर हम बढ़े तो फिर आपका आता है, क्या आता है, कोस्ट प्लेन हो गया, ईस्टर्न प्लेन हो गया, हिमालय प्लेन हो गया, प्लेटू हो गया। उसके बाद बचा आपका कोस्टल प्लेन और उसके साथ साथ इंडियन डेजर्ट और आप कह सकते हैं कि आइसलैंड ना, या महाद्वीप, आइसलैंड या फिर द्वीप, द्वीप समूह। तो अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर करें, देखिए कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन यानी कि आप कह सकते हैं कि अब अगर ये भारत है आपका, तो यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। तो हिंद महासागर का तटीय क्षेत्र भारत से ये सब लगा हुआ है। इधर अरब सागर है, अरेबियन सी, और इधर आपका बंगाल का खाड़ी है, बंगाल का खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ना। तो इन महासागरों से लगा हुआ भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है, ये तटीय मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? तटीय मैदान कहलाता है। अगर हम तटीय मैदान को देखें तो जो वेस्टर्न मैदान, वेस्टर्न घाट है, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट वाला, पश्चिम वाला जो हिस्सा है, ये वाला तट भारत का, इसको हम लोग, या वेस्टर्न कोस्ट को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, कोकण तट, कन्नड़ तट एंड मालाबार तट। कोकण तट, कन्नड़ तट एंड मालाबार तट। कोकण तट कहाँ है, या कोकण तट के अंतर्गत कौन कौन कहाँ का तट आता है, उसको अगर हम लोग देखें तो कोकण यानी कि आप कह सकते हैं गोवा, महाराष्ट्र के बाद गोवा है ना। तो गोवा वाला जो तट है, महाराष्ट्र वाला जो तट है, इसी को हम लोग कोकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकण तट बोलते हैं। जबकि इसके नीचे वाले तट आते हैं तो फिर कन्नड़ तट पड़ता है, और लास्ट में आपका पड़ता है मालाबार तट। क्या पड़ता है? मालाबार तट। केरल वाला जो क्षेत्र है, केरल वाला जो तटीय क्षेत्र है, वो आपका मालाबार तट है। क्या है? मालाबार तट है। उसके ऊपर कोकण तट, उसके ऊपर आप कह सकते हैं कन्नड़ तट, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, कोकण, गोवा वाला जो क्षेत्र है वो कोकण तट। ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं नीचे इस साइड आते हैं, ये तो आपका हो गया पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी तट। अगर हम ईस्टर्न घाट पर आते हैं, यानी इधर पूर्वी घाट की तरफ आते हैं, तो पूर्वी घाट में नार्दन सरकार और कोरोमंडल का तट आता है, नार्दन सरकार और कोरोमंडल तट। तो ये वाला जो इलाका है ये कोरोमंडल तट का है, जबकि इधर आपका उड़ीसा वाला जो तटीय क्षेत्र है, ये आपका नार्दन सरकार तट है। क्या है? नार्दन सरकार तट। सरकार का मतलब होता है कटा फिटा, और क्योंकि ये वाला तट बहुत ही कटा फटा है, इसलिए इसको सरकार बोलते हैं, या उत्तरी सरकार तट। और ये आपका क्या है? कोरोमंडल तट। इधर कोरोमंडल तट, इधर मालाबार तट, इधर कोरोमंडल तट, इधर मालाबार तट। इधर सरकार, उत्तरी सरकार, इधर कोकण, और इधर कह सकते हैं कि कन्नड़ तट। ठीक है। ये आपके हो गए घाट। क्या हो गए? घाट। अब इसमें अलग अलग प्रकार की पहाड़ियां हैं, इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको आप लोग ध्यान में रखिए, और जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया उसको एक बार पूरा पढ़ डालिए। तो उसमें थोड़ी बहुत और चीज़ें लिखी गई हैं छोटी छोटी, जो आपको अगर पता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इंडियन डेजर्ट, क्या देखते हैं? इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट कहाँ है? डेजर्ट आपका है, कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के आप कह सकते हैं वेस्ट में जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपका डेजर्ट है या मरुस्थलीय क्षेत्र है। देखिए इस पे लिखा भी है कि इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली, अरावली हिल के वेस्टर्न मार्जिन पर इंडियन डेजर्ट है। अनडोलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स, मतलब सब रेतीला मैदान है वहाँ पर। एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। अब मरुस्थल है तो भाई वेजिटेशन तो कम होगा ही।
वनस्पतियां कम होंगी और जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा, एरिड होगा, शुष्क होगा, तभी तो वहां पर मरुस्थल का निर्माण होगा। अगर वर्षा होगी तब कहाँ से मरुस्थल होगा। और ये यहाँ पर अरावली पर्वत के वेस्टर्न भाग में निवास करता है, इसलिए अरावली पर्वत एक जलवायु विभाजक भी है, क्लाइमेटिक कह सकते हैं, डाइवर्जन भी है। नहीं, इसके इधर अलग प्रकार की जलवायु, इसके इधर अलग प्रकार की जलवायु। ठीक, उसके बाद आप लोग अगर हम बात करें आइसलैंड की या द्वीप की, किसकी बात करें, आइसलैंड या द्वीप की। द्वीप समूह आपको बता दिया गया है कि भारत के पास दो प्रमुख द्वीप समूह है। एक इधर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप, ये आपका हिंद महासागर है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। बंगाल के खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरब सागर में आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह है, जिसपे किसका अधिकार है, भारत का। तो अगर हम द्वीप समूह की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो चीजें लिखी गई हैं, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के साथ साथ ऊपर आप आते हैं तो फिर आपका लिखा गया है लक्षद्वीप ना। तो अगर आप देखें तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, इधर मालाबार तट है, तो मालाबार तट के समीप पर, लाइज क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, केरला का जो मालाबार कोस्ट है वैसी के समीप पर लक्षद्वीप है। स्मॉल कोरल आइसलैंड, ये कोरल आइसलैंड है, छोटे छोटे द्वीप समूह है। कावरत्ती आइसलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, और इसकी राजधानी क्या है, कावरत्ती है। ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं द्वीप ही है, जो इसका कह सकते हैं हेडक्वार्टर है, या फिर कह सकते हैं राजधानी है या कैपिटल है। ठीक, उसके बाद अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो बिग इन साइज, न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, ये लक्षद्वीप की अपेक्षा ये काफ़ी बड़ा द्वीप है, और ये अलग अलग काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, और यह सबमरीन या महासागरीय जो माउंटेन है, पर्वतीय क्षेत्र है, उसी का फैला हुआ भाग है। और यह बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये आपका हो गया आइसलैंड। और इसी के साथ आपका कह सकते हैं कि ये चैप्टर भी, इस चैप्टर का रिवीजन भी खत्म होता है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आप भारत के भौतिक बनावट को मोटे तौर पर समझ चुके होंगे। सूक्ष्म तौर पर समझने के लिए आपको अभी आगे की क्लास देखनी पड़ेगी, जिसमें हम लोग अब इसके और भी सब डिवीजन करके इसके बारे में चर्चा करेंगे क्लास 11 या 12th के एनसीईआरटी में। लेकिन अभी क्लास 9th के एनसीईआरटी में इतना ही आपको जानना है। लेकिन जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उस नोट्स को एक बार रिपीट कर डालिए, उसका रिवीजन कर डालिए, तो जो चीज़ें थोड़ी बहुत छूटी होंगी वो भी आप सब पढ़ लेंगे ना। अगर कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, छूट जाती हैं, तो नोट्स का रिवीजन करते वक्त, नोट्स बनाते वक्त आप उन चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसी कोई चीज़ उसमें मिलती है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसके बारे में आप नहीं सुने हैं, तो उन चीज़ों को आप हमसे पूछ भी सकते हैं, तो उसके लिए अलग से फिर एक आध दो क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।